हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन वीडियोस में हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले की वीडियोस में हमने टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप पढ़ा, उसके बाद में हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा और उसके बाद में डायमंड वाटर पैराडॉक्स को डिस्कस किया। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां कंज्यूमर अपनी फिक्स इनकम को वन और मोर कमोडिटीज पर इस तरह से खर्च करता है कि उनके कंजप्शन से जो उसे सेटिस्फेक्शन मिलती है वो मैक्सिमम लेवल पर होती है। और आज की पूरी क्लास हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर बेस्ड रहने वाली है, जिसमें हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो यस, अब उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कंप्लीट क्लास में क्या रहेगा। इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे और जिसमें दो केस ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि मैं अपना ही एग्जांपल ले रही हूँ कि मुझे पीना है ऑरेंज जूस और सिर्फ मैं यहाँ बात कर रही हूँ ऑरेंज जूस की, मीन्स एक कॉमोडिटी। ठीक है, फर्स्ट केस जिसमें वन कॉमोडिटी है और मैं मार्केट में जाती हूँ और वहाँ पर फर्स्ट ग्लास लेती हूँ ऑरेंज जूस का। जब मैं फर्स्ट ग्लास लेती हूँ ऑरेंज जूस का, क्योंकि वो मेरा फेवरेट भी है, तो मुझे लगता है कि उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि मैंने जितना उसके लिए पे किया है उससे के कंपैरिजन में उससे जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिली है वो बहुत ज़्यादा मिली है। फिर क्या करती हूँ, मैं सेकंड ग्लास भी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही थी। तो जब मैंने सेकंड ग्लास को कंज्यूम किया तो उससे भी मुझे सेटिस्फेक्शन उसकी पेमेंट से ज़्यादा मिली। फिर मैंने थर्ड ग्लास को कंज्यूम किया। तो मैं अपने जो ये कंजप्शन को बढ़ा रही हूँ, मैं क्यों बढ़ा रही हूँ और कहाँ तक बढ़ाऊंगी? मैं इसकी कंजप्शन को इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है। और कहाँ तक बढ़ाऊंगी? मैं वहाँ तक बढ़ाऊंगी जहाँ तक कि उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसके लिए जो मैं पेमेंट कर रही हूँ उसके बराबर ना हो जाए। मीन्स वो लेवल ढूंढूंगी जहां तक मेरी उसकी सेटिस्फेक्शन और उसके लिए जो मैं पे कर रही हूँ वो इक्वल ना हो जाए। क्लियर? मीन्स जब तक इक्वल हो जाएंगे उसके बाद मैं स्टॉप करना पसंद करूंगी। ठीक, तो ये थी मेरी वन कॉमोडिटी। उसके बाद आता है कि मैं सेकंड डे मार्केट में जाती हूँ और अब मैं थोड़ी सी लालची हो जाती हूँ। अब मैं वहां पर वन कॉमोडिटी को कंज्यूम ना करके टू कॉमोडिटी लेती हूँ। टू का मतलब मैं वहां पर ऑरेंज जूस के साथ साथ एप्पल जूस को भी ट्राई करना पसंद करती हूँ। फर्स्ट ग्लास मैं लेती हूँ ऑरेंज जूस का, तो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही थी, तो मैंने सोचा चलो एप्पल जूस भी ट्राई किया जाए और मैं अब ले लेती हूँ एप्पल जूस भी। तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है फिर मैं क्या करती हूँ, उसको कंपेयर करती हूँ ऑरेंज जूस से, तो ऑरेंज वाली मुझे ज़्यादा मिल रही थी। फिर मैं थर्ड अपना किस पर खर्च करती हूँ? ऑरेंज जूस पर, और ऑरेंज जूस को कंज्यूम करती हूँ। तो इस तरह से मैं अल्टरनेटली दोनों कॉमोडिटीज को कंज्यूम करती चली जाती हूँ। अब मैं इसके कंजप्शन को कहाँ तक लेकर के जाऊंगी? मैं इनके कंजप्शन को वहां तक बढ़ाऊंगी जहां तक जो मैं अपने पैसे खर्च कर रही हूँ ऑरेंज जूस पर और एप्पल जूस पर, और जो लास्ट रुपी मैं ऑरेंज जूस पर खर्च करूंगी उससे जितनी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो इक्वल होगी एप्पल जूस पर जो मैं लास्ट रुपी खर्च करूंगी उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी सेटिस्फेक्शन को प्राइस के इक्वल नहीं ढूंढ रही हूँ। अब मैं इक्वल देख रही हूँ वो पॉइंट जहां पर मैं ऑरेंज जूस और एप्पल जूस पर जो पैसे खर्च कर रही हूँ उनके जो लास्ट रुपी मैं दोनों पर खर्च करूंगी, जितनी मेरी फिक्स इनकम है उसके उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो इक्वल होगी। इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से और भी समझेंगे हम, अभी यहाँ पर जस्ट ये ओवरव्यू है। ओके, अब यहाँ पर जब मैंने बात की है वन कॉमोडिटी की, तो हम इसको कैसे समझते हैं? इसको हम समझते हैं लॉ ऑफ डीएमयू से। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थी से। जब मैं टू कॉमोडिटीज की बात करती हूँ तो हम इसको कैसे समझेंगे? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से। तो इसका मतलब आज हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कवर हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक आता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से और एक आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच से। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में क्या आता है? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दी है? मार्शल ने दी है। इसको हमने कैसे लर्न किया था? सीएम से। मतलब सी से क्या आता है? कार्डिनल, और एम से क्या आता है? मार्शल और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। फिर हमने ऑर्डिनल को किससे कैसे किया था? ओ आई सी, मतलब ओ से क्या? ऑर्डिनल, और एच से क्या? हिक्स एंड एलन। मीन्स ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दी है? हिक्स एंड एलन ने। ओ आई सी, आई सी क्या है? मतलब इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, इसको ऐसे लर्न किया था और यहाँ से सीएम से इसको लर्न किया था। आज हम पढ़ रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें हमने अभी देखा कि वन कॉमोडिटी की बात की है, जहां मैंने ऑरेंज जूस लिया फर्स्ट वन कॉमोडिटी। उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? लॉ ऑफ डीएमयू से, और इसी को हम बोलते हैं गॉसेंस फर्स्ट लॉ। ठीक है,
फिर मैंने 2 कमोडिटी ली जहां मैंने एप्पल जूस भी ले लिया और ऑरेंज तो मैं पहले ले रही थी, ठीक है। तो इसको हम किससे समझेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉसेंस सेकंड लॉ। क्लियर। अब देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा भी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन व्हेन ही स्पेंड्स हिज गिवन इनकम ऑन परचेज ऑफ वन और मोर कमोडिटीज इन सच ए वे दैट ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड हैज नो अर्ज टू चेंज दिस लेवल ऑफ कंजप्शन गिवन द प्राइसेज ऑफ कमोडिटीज। वही लिखा है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ओके, देखिए यहाँ पर वही सेम दो केस को हम पढ़ रहे हैं। एक देखा हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी क्या थी मेरी यहाँ पर, ऑरेंज जूस, एंड 2 कमोडिटीज क्या थी जहां मैंने ऑरेंज जूस के साथ साथ एप्पल जूस भी ले लिया। ओके, देखिए यहाँ पर फर्स्ट है सिंगल कमोडिटी। लॉ ऑफ डीएमयू कैन बी यूज टू एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ अ सिंगल कमोडिटी। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी वन कमोडिटी की बात की जाएगी तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लॉ ऑफ डीएमयू से, जो कि हम लास्ट की वीडियोज में कवर कर चुके हैं। Therefore, all the assumptions of law of DMU are taken as assumptions of consumer equilibrium in case of single commodity। जो सारी assumptions हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, जो कि law of DMU की assumptions थी, वही सारी assumptions यहाँ पर भी अप्लाई रहने वाली है, ठीक है। A consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction। यहाँ पर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी की क्वांटिटीज को बढ़ाएगा, ठीक है, और वो ऐसे लेवल को ढूंढेगा जहां उसका मैक्सिमम लेवल हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे मिल रहा हो, ठीक है। जैसे कि मैंने वहां पे ऑरेंज जूस लेना स्टार्ट किया था तो मैं उसकी कमोडिटीज को बढ़ाती चली जा रही थी और मैं तब तक बढ़ा रही थी जब तक कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है। क्लियर। The number of units to be consumed of the given commodity by a consumer depend on 2 factors। देखिए यहाँ पर 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है प्राइस, जिसकी मैंने बात की कि मेरा प्राइस उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन के इक्वल होना चाहिए। देखिए फर्स्ट प्राइस पता होना चाहिए कमोडिटी का, उसके बाद क्या पता होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी भी बोलते हैं, फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। मतलब जितनी मैं उसकी यूनिट्स को बढ़ाती चली जा रही हूँ और उसकी एक्स्ट्रा जो यूनिट आएगी उससे कितना सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है उसका भी मुझे पता होना चाहिए, मीन्स एमयू का मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमयू मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड इन टर्म्स ऑफ मनी बिकम इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट गुड। देखिए मैंने अभी बात की थी कि मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर होगा, जहां मेरा एमयू मीन्स उससे मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी प्राइस के। मैं उस पॉइंट को ढूंढ रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि एमयू को हम मेजर कैसे करते हैं। एमयू को हम मेजर करते हैं यूटिल्स में, और प्राइस किस में होता है, रुपीज में होता है। देखिए अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी मुझे मेरा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। तो ये देखिए मैं इसको कंपेयर कैसे करूँगी, ये तो होता है यूटिल्स में और ये होता है रुपीज में, ठीक है। तो आप देखिए जब भी आप पहले मैथ्स में भी पढ़ते आए हैं, जब आपने छोटी क्लासेस में थे आपने पढ़ा था कि जब भी आप कोई 2 यूनिट्स को पढ़ रहे हैं, अगर वे डिफरेंट है तो आपको उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए अगर यहाँ पर कोई भी है, आपको किलोमीटर में दिया है कोई टर्म्स और एक दिया आपको मीटर में, तो क्या करते हैं, या तो दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट करें या फिर दोनों ही मीटर में। या जैसे अगर ईयर दिए हैं और एक दिया आपको मंथ, तो आप क्या कंपेयर कर सकते हैं, नहीं। क्या करते हैं, या तो इसको भी मंथ में कन्वर्ट करते हैं या फिर इसको ईयर में कर लेते हैं। तो मीन्स सेम होना चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही अब यहाँ पर हम मार्जिनल यूटिलिटी लेते हैं जो कि किस में होता है, यूटिल्स में, और प्राइस किस में होता है, रुपीज में। तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को रुपीज में मीन्स मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मनी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो होगा। देखिए बहुत इजी सा और सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी में कन्वर्ट करते हैं इसको। कैसे, जो भी हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है यूटिल्स में, उसको डिवाइड कर देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। मतलब जितनी 1 रुपये के बराबर हमारी जितनी यूटिल्स हमें यूटिलिटी मिलती है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो भी 1 रुपीज़ के इक्वल आएगी उससे डिवाइड करनी होती है। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है। मैं यहाँ पर मान रही हूँ कि मुझे 1 रुपये में 1 यूटिल मिलती है। 1 रुपये में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। 1 रुपीज़ में मुझे 1 यूटिल मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं ये जूस ले रही हूँ, तो जब मैं फर्स्ट ग्लास जूस लेती हूँ तो मुझे 30 के इक्वल, 30 क्या है यहाँ पर, यूटिल्स हैं, ठीक है। 30 यूटिल्स की यूटिलिटी मिलती है। फिर जब मैं सेकंड क्लास लेती हूँ तो उससे 20। अब ये देखिए कम क्यों हो रही है, ये तो हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में पढ़ा है। जैसे जैसे हम किसी भी यूनिट के कंजप्शन को बढ़ाते हैं तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तभी ये 30 20 कम हो रही है।
फिर क्या होता है, जब मैं नेक्स्ट वाला लेती हूँ तो उससे 10 मिलती है, जब नेक्स्ट वाला लेती हूँ तो उससे 5 मिलती है। अब देखिए यहाँ पर जो MU है वो यूटिल्स में है, और मुझे इसको कंपेयर किससे करना है, प्राइस से। और प्राइस देखिए यहाँ पर अगर मैंने फर्स्ट ग्लास लिया तो उसका भी 10 रुपीज़, सेकंड ग्लास लूंगी तो 10 रुपीज़, थर्ड, तो मतलब यहाँ पर चाहे मैं कितने ही ग्लासेस ले लूँ, यहाँ प्राइस फिक्स रहने वाला है 10 रुपीज़, ठीक है। तो अब देखिए मुझे यहाँ पर MU को प्राइस से कंपेयर करना था, ये तो था यूटिल्स में और ये था किसमें, रुपीज़ में। तो क्या कंपेरिजन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मुझे किसकी नीड हुई, इसको कन्वर्ट करने की। अब देखिए मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी, जो 1 रुपये की इक्वल जो यूटिलिटी है, 1 यूटिल, उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब देखिए आप सोचिए, अगर 1 रुपए में 1 यूटिल होती है, मीन्स 1 यूटिल बराबर है 1 रुपीज़ के, तो 30 यूटिल किसके बराबर होगी, 30 रुपीज़ के बराबर होगी, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, जितनी भी यहाँ पर ये मुझे यूटिल्स दी हुई हैं इसको डिवाइड कर देते हैं हम, जितनी 1 रुपये के बराबर जितनी यूटिल्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये जो B कॉलम था इसको C कॉलम से डिवाइड कर दिया, मीन्स 30 को 1 से, 20 को 1 से, 10 को 1 से, यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर मेरी यूटिल्स होती मैं उतने से कर देती, मतलब 2 होता तो 2 से कर देती, 3 होता तो 3 से कर देती, ठीक है। अब मैंने 1 माना है तो ये मैं 1 से डिवाइड कर रही हूँ। अब जब मैंने 1 से डिवाइड किया है तो मेरी रुपीज़ में आ गई है, तो अब देखिए कंपेरिजन पॉसिबल है ना, क्योंकि ये भी रुपीज़ में और ये भी रुपीज़ में है। अब करते हैं कंपेरिजन। देखिए फर्स्ट जो ग्लास मैंने कंज्यूम किया था उससे 30 रुपीज़ के बराबर मुझे यूटिलिटी मिल रही थी, और मैं पे कर रही हूँ 10 रुपीज़, तो यहाँ पर मेरी यूटिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, मेरी पेमेंट से। तो फिर क्या है, मैं आगे एक और ग्लास लेती हूँ तब भी ज़्यादा है, फिर मैं नेक्स्ट एक और ग्लास लेती हूँ, अब क्या होता है, ये इक्वल हो जाती है, और यही मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जो इससे ऊपर वाला है उसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर सरप्लस, मतलब जितना वो पे कर रहा है उससे ज़्यादा उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो उसको बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस में है, ओके। अब देखिए नीचे क्या होता है कि उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है और उसके लिए जो वो पे कर रहा है वो ज़्यादा है और सेटिस्फेक्शन कम है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, हम इसे कंज्यूमर डेफिसिट बोल सकते हैं, क्लियर। अब देखिए इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं। डायग्राम में ये देखिए पहले क्या है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जूस, जो कि नीचे गिरती हुई है। ये देखिए नीचे गिरती हुई क्यों है, क्योंकि हम जैसे ही एक्स्ट्रा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं उससे सेटिस्फेक्शन गिरने लग जाती है, ओके। देखिए और फिर ये क्या है, ये प्राइस है जो कि 10 रुपीज़ है और ये फिक्स है, और जहाँ ये इस लाइन को टच कर रहा है ये क्या आता है, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। इससे ऊपर क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है, और इससे नीचे क्या होता है, कंज्यूमर डेफिसिट होता है। और ये 3 यूनिट क्या है, देखिए जो थर्ड यूनिट थी यही क्या था, मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट था। तो देखिए थर्ड यूनिट तक मुझे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशंस कौन कौन सी अराइज हुई, एक आती है इक्विलिब्रियम की, एक आती है डिसइक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम में 1 है, जिसमें क्या है, हमारी जो MU है वो इक्वल हो गई है प्राइस के, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। फिर आती है डिसइक्विलिब्रियम की, जिसमें क्या होती है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी MU ज़्यादा होती है प्राइस से, ठीक है, जो कि ये वाली थी, ठीक है, जो फर्स्ट एंड सेकंड में थी। उसके बाद क्या होता है, सेकंड आती है जिसमें MU कम होती है प्राइस से, जिसको हम कंज्यूमर डेफिसिट भी बोल सकते हैं, क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं 2 कमोडिटीज़ की ओर। यहाँ पर अगर हम 2 कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं तो कौन सा लॉ पढ़ने वाले हैं हम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान से देखेंगे, ओके। देखिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। दिस लॉ स्टेट्स दैट, क्या कहता है ये लॉ, the satisfaction of a consumer will be maximized only if he spends his income on various commodities in such a way that the marginal utilities derived from the consumption of all these commodities are equal। मतलब जितनी भी वो commodities पर अपना पैसा खर्च कर रहा है, अपनी income को वो खर्च कर रहा है, उन commodities से जो MU मिलेगी वो सबकी equal होगी, ठीक है। इसको अभी हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी देखेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इन अदर वर्ड्स अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज। देखिए लिमिटेड वर्ड क्यों लगा है इनकम से पहले, क्योंकि यहाँ इनकम फिक्स रहने वाली है, इनकम को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिमिटेड इनकम ऑन डिफरेंट कमोडिटीज इन सच ए वे दैट द लास्ट रुपी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी यील्ड हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। देखिए कैसे इसको क्लियर करते हैं हम यहाँ पे, उससे पहले एक बार हम इसके अदर नेम्स देख लेते हैं। इस लॉ के अदर नेम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर 2 कमोडिटी की बात की जा रही है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल भी लिया जिसमें मैंने ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस लिया था, तो कभी वो ऑरेंज जूस ले रहा है और कभी वो एप्पल जूस ले रहा है, तो यहाँ पर क्या है, उसके
उसके पास ऑरेंज जूस के साथ में उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जो कि एप्पल जूस है, तो इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। फिर आता है लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो दोनों कमोडिटीज से अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर आता है गोसेंस सेकंड लॉ, ठीक है, इसको H.H. गोसेन ने दिया था, इसलिए इसका गोसेंस सेकंड लॉ भी बोला जाता है। उसके बाद आता है द जनरल प्रिंसिपल फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, ये आ गया है लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जैसा ही, ठीक है। फिर आता है लॉ ऑफ रेशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर है वो यहाँ पर रेशनल है, सोच समझ कर डिसीजन ले रहा है, क्योंकि तभी तो वो कभी फर्स्ट कमोडिटी पर शिफ्ट होता है तो कभी सेकंड पर होता है, तो यहाँ पर वो सोच समझ कर अपना डिसीजन ले रहा है और ऐसा लेवल ढूंढ रहा है जहाँ पर उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं इसको लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है, यूनिवर्सली है, ये हर जगह अप्लाई होता है, तो इसीलिए इसको लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। मीन्स कंजप्शन में, प्रोडक्शन में, हर जगह ये यूज हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर वो रेशियो देखेंगे, ठीक है, देखते हैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ रेशियो की बात करेंगे। ओके अब देख लेते हैं इसकी अजम्पशंस क्या है। देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी जैसे हमने पीछे वन कमोडिटी का केस लिया था जहाँ पर प्राइस फिक्स था, बिल्कुल ऐसा ही हम यहाँ पर भी लेंगे कि यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो फिक्स रहने वाले, उनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज फिक्स, कंज्यूमर की इनकम भी फिक्स है और वही फिक्स इनकम वो दोनों कमोडिटीज पर खर्च करेगा। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इसको बहुत डिटेल में हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है, इसमें चेंज नहीं आता है, ठीक है। कंज्यूमर हैज़ परफेक्ट नॉलेज ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गुड्स, वो यहाँ पर जो कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है उसके बारे में उसे परफेक्ट नॉलेज है, उसे पता है कि कौन सी गुड्स से उसे कितनी यूटिलिटी मिलती है और कौन सी से उसे ज़्यादा मिलती है और कौन सी से उसे कम मिलती है, तो उसे परफेक्ट नॉलेज है। ओके कंज्यूमर इज नॉर्मल पर्सन सो ही ट्राइज टू सिक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो नॉर्मल पर्सन है जिसमें वो ट्राई कर रहा है कि उसका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, तभी वो कभी फर्स्ट कमोडिटी पर शिफ्ट होता है तो कभी सेकंड पर हो रहा है, और यहाँ पर वो ट्राई कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल को मैक्सिमम कर रहा है, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर रहा है, ठीक है। द यूटिलिटी इज मेजरेबल इन कार्डिनल टर्म्स, यहाँ पर हम नंबर्स में मेजर कर पा रहे हैं यूटिलिटी को, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट, ठीक है। गुड्स आर सब्स्टिट्यूटेबल, क्योंकि यहाँ पर टू गुड्स की बात की जा रही है और वो सब्स्टिट्यूट ही हैं, जैसे कि एप्पल जूस और ऑरेंज जूस। बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डीएमयू, और ये भी लॉ ऑफ डीएमयू पर बेस्ड है, मीन्स जब जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटी की तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती ही है, तो इसलिए इसको ये लॉ ऑफ डीएमयू पर भी बेस्ड है। ओके देखिए यहाँ पर आती हैं टू नेसेसरी कंडीशंस, जब ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगी, तभी हमें पता चलेगा कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर है। अगर इनमें से एक भी, अगर कोई भी कंडीशन है वो मिसिंग रहती है या सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम पॉइंट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। टू नेसेसरी कंडीशंस टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, वन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी इज सेम, मतलब जब वो वन कमोडिटी पर अपने पैसे को खर्च करता है और जो सेकंड कमोडिटी पर खर्च करता है, तो उन जो लास्ट रुपी जो खर्च करेगा वहां से उसकी जो यूटिलिटी है वो इक्वल हो जाए, देखिए इक्वल लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये इक्वल हो जाए। देखिए इसको अभी डिटेल में देखेंगे, एक बार आप इसको देखते चलिए। देखिए यहाँ पर वो बात करेगा फर्स्ट कमोडिटी की एंड सेकंड कमोडिटी, अगर यहाँ पे टू से ज़्यादा कमोडिटी होती तो यहाँ पर MUCD कुछ भी हो सकता था, डिवाइड बाय में PC या D, ठीक है, मतलब ये कितनी भी कमोडिटी हो सकती है, बट ये इक्वेशन ऐसे ही रहेगी, ठीक है। ये है MU ऑफ M मीन्स MU ऑफ मनी। फिर आता है एक्सपेंसेस मेड बाय कंज्यूमर ऑन टू कमोडिटीज इज इक्वल टू इनकम ऑफ कंज्यूमर, मतलब ये कि जितना वो खर्च कर रहा है और जितनी वो इसकी इनकम है वो इक्वल होनी चाहिए, मतलब वो इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। अब यहाँ पर टू कमोडिटी ली है तो दो कमोडिटी पर, जैसे एक कमोडिटी है उसका जितना प्राइस है और जितनी उसने क्वांटिटी ली है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो सेकंड गुड है उसकी जितनी क्वांटिटी और जितना प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि क्या उसने अपनी इनकम के इक्वल खर्च किया है। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन है कि वो जितनी उसके पास इनकम है उतना ही वो खर्च करे, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे इसको समझते हैं कैसे, उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, कंज्यूमर की इनकम है 22 जो कि यहाँ पर फिक्स रहने वाली है। यहाँ पर ऑरेंज जूस लिया है जिसका प्राइस है ₹3 और यहाँ सेकंड लिया है एप्पल जूस जिसका प्राइस है ₹5। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट वो ले रहा है
ऑरेंज जूस जब कंज्यूम करता है तो उसे फर्स्ट ग्लास से यूटिलिटी कितनी मिलती है, 30 के बराबर यूटिल्स, 30 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलती है। फिर सेकंड से 27, फिर 24, ये क्या हो रहा है, ये कम होती जा रही है और हमें पता है लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है। उसके बाद आता है एप्पल जूस और उससे भी क्या है, ये कम होती जा रही है। अब क्या है, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको पर रुपी कन्वर्ट करना है, ठीक है, रुपीज में चेक करना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एमयू ऑफ ऑरेंज को डिवाइड कर देते हैं प्राइस ऑफ ऑरेंज, और प्राइस ऑफ ऑरेंज जूस कितना है, 3 रुपीज। तो देखिए यहाँ पर जब 30 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 10, और 27 को जब 3 से करते हैं तो कितना आ जाता है 9। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम ये पूरी सीरीज को डिवाइड कर देते हैं 3 से, ठीक है। तो ये क्या आ रही है, पर रुपी यूटिलिटी आ रही है, ओके। उसके बाद आ रही है एप्पल जूस की पर रुपी यूटिलिटी, जिसमें क्या आता है, 40 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ एप्पल, ओके। तो यहाँ पर देखिए हमने जब डिवाइड किया है तो अब हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर यहाँ पर दोनों की यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी। देखिए जब वो यहाँ पर ऑरेंज जूस पर कंज्यूम करता रहता है पर रुपी, यहाँ हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ देखिए यहाँ 8 यूनिट आ रही है। अब चेक करना है कि एप्पल में 8 यूनिट कहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ हमारी फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, यही है ना फर्स्ट कंडीशन, ये वाली, जिसमें क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, ये देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए तो यहाँ पर कहाँ है वो इक्वल, देखिए ये पॉइंट है, एक यहाँ पर है, फिर उसके बाद में ये भी है, तो कितने पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, 3 पॉइंट आ रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, देखिए अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन फॉलोइंग सिचुएशंस अराइजेज, हमारे पास से 3 कंडीशन अराइज हो गई हैं। 3 कौन सी, देखिए फर्स्ट क्या है, 3 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस एंड 1 ग्लास ऑफ एप्पल जूस। कैसे, देखिए ये देखिए 3 ग्लास किसके हैं, ऑरेंज जूस के, और 1 ग्लास किसका, एप्पल जूस। जहां पर ये वाली फर्स्ट वाली कंडीशन इक्वल वाली हो गई है कंप्लीट, तो हमने यहाँ एक बार इसको लिख लिया है। तो अभी यहाँ से आंसर नहीं मिल रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 केस ऐसे आ गए हैं। उसके बाद में क्या आता है, 4 ग्लास ऑफ किसके, ऑरेंज के, एंड 2 ग्लास ऑफ एप्पल, ये दोनों इक्वल है, तो इसको भी हमने लिख लिया है। उसके बाद क्या आता है, 6 ग्लास ऑफ ऑरेंज एंड 6 ग्लास ऑफ एप्पल, ये भी हमने लिख लिया है, ठीक है, सॉरी 6 ग्लास नहीं, 5 ग्लास ऑफ ऑरेंज एंड 3 ग्लास ऑफ एप्पल, ओके, देखिए वो लिखा है हमने। उसके बाद और कोई मैच नहीं हो रहा है, वो हमने नहीं लिखा। अब देखिए जब ये तीनों हमने केसेस लिख लिए हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, वो देखिए इससे पता चलेगा। ये वाली जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलेगा। हम क्या करेंगे, जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये क्वांटिटीज ही हैं, देखिए 3 ग्लास 4 ग्लास 5 ग्लास ये क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज को हम इनके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो सेकंड वाली क्वांटिटी है उसको उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उन दोनों को ऐड करके देखें क्या वो हमारी इनकम के इक्वल आ रही है। अब देखिए आप इनको सबको करके देखिएगा, इसमें इक्वल नहीं आती है और इसमें भी इक्वल नहीं आती है। ये एक कंडीशन है जहाँ इक्वल आती है, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए कैसे। यहाँ पर ऑरेंज जूस का प्राइस कितना है, 3 रुपीज, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, 4 ग्लास, मैंने उसको मल्टीप्लाई किया। देन प्लस किसको किया है, यहाँ पर 2 ग्लास किसके हैं, एप्पल जूस की, एंड उसका प्राइस कितना है, 5 रुपीज। जब इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 22, और देखिए हमारी इनकम कितनी थी, 22। तो ये मिल गया है हमें हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो कौन सा है, जिसमें 4 ग्लास किसके होंगे, ऑरेंज जूस के, एंड 2 ग्लास किसके, एप्पल जूस के। मीन्स कौन सा है वो पॉइंट, ये 7 ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर, और यहीं पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में होगा कंज्यूमर। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का कैसे पता चलता है, जब आप यहाँ पर यूटिलिटीज को प्लस करके भी देखते हैं तब भी वो मैक्सिमम ही होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाली सिचुएशन जहाँ पर कंप्लीट हो गई है, हमें वो पॉइंट मिल गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में नहीं आता एग्जाम्पल तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, हम फिर से डिस्कस करेंगे। देखिए ये कैसे किया हमने, पहले हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा, जब ये जहाँ ये कंडीशन फुलफिल हुई तो हमें 3 सिचुएशन मिल गई, ठीक है। ये देखिए 3 सिचुएशन मिल गई, ये तीनों। अब 3 सिचुएशन में से हमें तो एक ही सिचुएशन फाइंड आउट करनी है जहां पर उसका इक्विलिब्रियम होगा। तो इस जो सेकंड कंडीशन थी इसने हमारी हेल्प की वो पॉइंट फाइंड आउट करने में, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट किया कि हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ होता है। 4 ग्लास अगर वो ऑरेंज के ले ले एंड 2 ग्लास वो एप्पल जूस के ले ले तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर, और इसको देखिए ऐसे भी लिख के हम चेक कर सकते हैं, एमयू ऑफ ऑरेंज डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू एमयू ऑफ एप्पल डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एप्पल। तो ये क्या आता है, 21 डिवाइड बाय में 3, 35 डिवाइड बाय में 5, देखिए इक्वल आता है 7 और 7, ठीक है। क्लियर, उसके बाद देखिए इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। डायग्राम में क्या है, यहाँ पर
ओ एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया है, यूनिट्स ऑफ ऑरेंज जूस, जो यहाँ से चलेंगी वो क्या है, यूनिट ऑफ ऑरेंज जूस है। और इसका डायग्राम का जब हमने फेस थोड़ा सा उल्टा कर दिया है तो यहाँ से जो चलकर आ रही हैं वो क्या है, एप्पल जूस है, ठीक है। और यहाँ से जब ऑरेंज जूस की हमने देखा था कितनी आती है, 4 ग्लास ना, तो यहाँ से इसकी क्या 1 2 3 4 इस तरह से करके जो 4th पॉइंट पर आएगी और उसको टच करेगी यहाँ से, ये सेकेंड पॉइंट किसका, सेकेंड ग्लास किसका था, यहाँ पे एप्पल का था ना, तो यहाँ से इसने टच किया और ये हमारा क्या आता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ से कंक्लूजन है, ये हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन कौन सी होती है और डिसइक्विलिब्रियम सिचुएशन कौन सी होती है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन देखिए ये वाली इक्वेशन रहेगी, जब भी आप कभी देखेंगे आपको यही देखने को मिलेगी। और इसके बाद में हमारी MUM भी मिल सकती है, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि कांस्टेंट रहती है, ठीक है, वो भी इसके इक्वल में रहती है। कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप इसको ऐसे ही लिख करके देंगे, इज इक्वल टू MUM, ठीक है, ये रहती है इसके साथ में। तो अभी आप देख लीजिए ये क्या है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में देखा। उसके बाद यही इक्वेशन आपको ऐसे देखने को भी मिल सकती है, कैसे, जिसमें क्या होता है, जैसे देखिए MUX है और डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू MU ऑफ वाई डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ वाई। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, ये जो प्राइस है ये ऊपर चला जाता है और ये MU नीचे आ जाता है, तो क्या होगा, MUX डिवाइड बाय में MUY, चाहे आप इधर से कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तभी होता है ये, ठीक है। तो क्या होगा, ये MUY इसके नीचे आ जाएगा और ये प्राइस ऑफ एक्स के डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ वाई चला जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी देखने को मिल सकता है, तो ये रॉन्ग नहीं है, ये भी करेक्ट है। बस आप इसको याद रखिएगा, जब आपको ये याद है तो आप इसको भी बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर ये 2 कॉमोडिटी ना होकर 3 4 5 कितने भी कॉमोडिटी हो, तब कौन सी यहाँ पर आपकी बनेगी सिचुएशन इक्विलिब्रियम की, तब भी बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। आपको चाहे कितनी भी कॉमोडिटीज दे रखी हो, आपको ये ऐसे ही इक्वेशन लिखनी होती है, ऐसे ही रहती है इसकी इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन कौन सी होती है, जहां पर MUX डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ एक्स ग्रेटर होगी MU ऑफ वाई डिवाइड बाय में प्राइस ऑफ वाई, या फिर वो लेस होगी। जब वो ग्रेटर है तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स कॉमोडिटी है उसको कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। जब भी किसी कॉमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है तो उससे जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसका वो गिरने लग जाता है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन उससे कम होने लग जाती है। तो जब उसकी सेटिस्फेक्शन कम होगी, मीन्स यहाँ पर एक्स कॉमोडिटी की अगर कम होगी, कम होते होते वो वाई कॉमोडिटी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ऐसा अगर ये ग्रेटर होती है वाई वाली अगर, तो वाई को अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो वाई की जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होने लग जाएगी और वो फिर इक्वल हो जाएगी एक्स की, ठीक है, और वो वही उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।